हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे डेनियल नाम का मामूली लड़का मार्टिन के साथ मिलकर स्पॉटिफाई की नींव रखता है। उसके सामने काफी सारी प्रॉब्लम आती है और वो इन सारी प्रॉब्लम से कैसे निपटता है। और अब ये सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो कहानी में आगे हमें पेट्रा हैंसन नाम की वकील को दिखाया जाता है, जो कि एक कॉर्पोरेट लॉयर थी और वो एक लॉ फर्म के लिए काम करती थी। पेट्रा एक केस जीतकर ऑफिस लौट रही होती है, तभी पेट्रा का बॉस पेट्रा को अपने केबिन में बुलाता है। और जब पेट्रा केबिन में जाती है तब उसका बॉस कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने काफी अच्छे से ये केस लड़ा। अभी अभी मुझसे मैक्सिन सिल्वर्सन मिलके गई है, जो कि सोनी म्यूजिक के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में काम करती है। उसने बताया कि उनकी कंपनी लीगल खर्च पर $10 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है और उसके लिए उन्होंने हमें अप्रोच किया। हमें सोनी कंपनी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होगा। ये सारी बातें कर पेट्रा ऑफिस से बाहर आती है, तभी वहां पर मार्टिन आकर पेट्रा से मिलता है और मार्टिन पेट्रा से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमारी कंपनी के लिए काम करो और म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी के साथ हमारी डील करने में हेल्प करो। ये मेरा कार्ड है और कभी हमारे ऑफिस में हमसे आकर मिलो। अब शाम को पेट्रा के ऑफिस में पार्टी थी, तभी पेट्रा का बॉस अनाउंस करता है, यह साल हमारा काफी अच्छा रहा है। सभी लॉयर्स ने काफी अच्छी फाइट की और हम लोगों ने इस फर्म में एक नया जूनियर पार्टनर बनाने का डिसाइड किया है और हमारी वो जूनियर पार्टनर होगी पेट्रा हैंसन। यह सुनकर सभी ताली बजाने लगते हैं और पेट्रा भी काफी खुश होती है। अब सभी लोग पेट्रा को बधाई देते हैं। तब पेट्रा अपने बॉस से जाकर मिलती है। तब पेट्रा अपने बॉस से कहती है, मैं सोनी रिकॉर्ड कंपनी के केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ। तब पेट्रा का बॉस कहता है, तुम शायद समझ नहीं पाई, तुम अब से यहाँ पर जूनियर पार्टनर हो, लेकिन तुम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। वो डिसीजन लेने का काम सीनियर पार्टनर्स का है, इसलिए तुम्हें सीनियर पार्टनर के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना होगा। पेट्रा समझ जाती है कि लॉ फर्म में जूनियर पार्टनर बनने के बाद भी उसके डिसीजन की कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। इसलिए पेट्रा ऑफिस से निकलकर सीधे स्पॉटिफाई के ऑफिस में चली जाती है। पर पेट्रा को स्पॉटिफाई के ऑफिस का माहौल काफी अजीब लगता है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले सभी 20 से 30 साल वाले लड़के थे और सभी कोई ना कोई गेम खेल रहे थे। उस ऑफिस को देखकर पेट्रा को लगता है कि यहाँ पर काम को लेकर कोई भी सीरियस नहीं है। पेट्रा वहां से जाने लगती है, तभी उससे एक लेडी आकर कहती है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? क्या आपको किसी से मिलना है? पेट्रा कहती है, हाँ, मैं मार्टिन लॉरेंसन से मिलने के लिए आई थी। तब वो लेडी पेट्रा को मार्टिन से मिलाने के लिए ले जाती है। मार्टिन भी पेट्रा से मिलकर पेट्रा को अपने को फाउंडर डेनियल एक के बारे में बताता है और उसके बाद मार्टिन पेट्रा को स्पॉटिफाई का प्लेयर दिखाता है और प्लेयर पर अपनी मनपसंद का सॉन्ग सुनकर पेट्रा कहती, ये कैसे हो रहा है? बिना डाउनलोड करे ये सॉन्ग कैसे बज रहा है? ये तो बिल्कुल शॉकिंग है और इसका डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। आगे पेट्रा मार्टिन से कहती है, तुम लोगों का आगे का प्लान क्या है? तुम म्यूजिक कंपनी से राइट कैसे लोगे? क्योंकि वो तुम जैसी कंपनी को रोकने के लिए काफी बड़ी तैयारी करने वाले हैं। मार्टिन कहता है, हम ये बात जानते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। जो कुछ भी मैंने ट्रेड डबलर से कमाया था वो सब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और तुम चिंता मत करो, ये ऐसा वैसा स्टार्टअप नहीं है। हमने अपने स्टार्टअप में लीगल बजट भी ऐड किया है और इसके जरिए हम म्यूजिक हिस्ट्री का नया चैप्टर लिखने वाले हैं। तुम्हारे पास मौका है, तुम भी हमें ज्वाइन करके इस नए चैप्टर का हिस्सा बन सकती हो। पेट्रा स्पॉटिफाई के साथ काम करने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब आगे पेट्रा और निकोलस डेनियल के साथ सोनी के ऑफिस में जाते उनके साथ डील करने के लिए। तभी पेट्रा की नजर वहां बैठे सोनी के लॉयर पर पड़ती है और पेट्रा उस लॉयर को अच्छी तरह जानती थी। उस लॉयर का नाम केन पार्क था। केन कानून के सारे दाव पेच जानता था। डेनियल अपनी बात शुरू करता उसके पहले केन डेनियल के सामने 2-4 फाइल रख देता है और मैक्सिन कहती है, डेनियल, ये हमारी फीस होगी। हमें खुशी है कि तुम हमसे पार्टनरशिप करना चाहते हो, पर यदि तुम हमारे म्यूजिक का एक्सेस चाहते हो तो तुम्हें ये सारी फीसेस देनी होगी। तब वहां बेटा केन कहता है, क्या तुम लोगों को पता भी है तुम जैसे कितने स्टार्टअप हम लोगों से डील करना चाहते हैं? तुम लोग एड रेवेन्यू से पैसा कमाना चाहते हो, पर तुम्हारी वेबसाइट पर 0 यूजर है। ये सारी बातें सुनकर डेनियल कहता है, ये तुम क्या बकवास करते जा रहे हो? तुम लोगों का म्यूजिक जिसे तुम कॉपीराइट कंटेंट कहते हो वो हर घंटे हर दिन लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। खुलेआम तुम्हारे म्यूजिक की चोरी की जा रही है। तुम लोगों को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का घाटा हो रहा है। कोई तुम्हारी सीडीज खरीद भी नहीं रहा है। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सॉल्यूशन लेकर आए हैं और तुम हमारे साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हो। अगर तुम जैसे लोग मौजूद है तो म्यूजिक बिजनेस को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर डेनियल गुस्से से उठ के वहां से चला जाता है। आगे पेट्रा डेनियल को समझा रही थी कि उन्हें कंपनीज के साथ कैसे डील करनी है। तभी वहां पर उन्हें मार्टिन आके कहता है, हमारी ट्रेड डबलर कंपनी की ट्रेडिंग को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आगे वो लोग मीटिंग करने के लिए अंदर जाते तब पेट्रा सवाल करती है, तो हमारे पास कितना फंड बाकी है इन सब चीजों को रन करने के लिए? मार्टिन कहता है, शायद 4 से 5 हफ्तों का। मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है और 4 हफ्ते बाद हमारी वेबसाइट की लॉन्चिंग भी है। मैं किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करूंगा। तुम लोगों की मीटिंग कैसी रही? पेट्रा कहती है, डेनियल ने सोनी वालों से कहा कि तुम लोग
लोग भाड़ में जाओ। अब एक ही रास्ता है, हमें उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके डील करनी होगी। हमें इस इंडस्ट्री को विश्वास दिलाना होगा कि हमारे पास उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तब मार्टिन कहता है, पेट्रा तुम्हें जो ठीक लगे वो करो और सारी डील डन करो। पेट्रा कहती है, तो अभी के लिए हमें सोनी को इग्नोर करके दूसरी कंपनी पर फोकस करना होगा। अगर कुछ कंपनी हमारे साथ डील कर लेती है तो दूसरी कंपनी भी हमारे साथ डील करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगी। और एक और बात, ये सारी मीटिंग्स मैं और निकोलस करेंगे। वो लोग डेनियल को साथ में नहीं रखना चाहते थे क्योंकि डेनियल हाइपर हो जाता था। डेनियल भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। आगे पेट्रा और निकोलस वार्नर म्यूजिक कंपनी से डील करने के लिए जाते हैं और ऑफिस के बाहर उन्हें डेनियल मिलता है और डेनियल कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं एक भी वर्ड नहीं बोलूंगा। पेट्रा और निकोलस भी उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो मीटिंग करके बाहर आते। तब डेनियल काफी गुस्से में था। तब पेट्रा डेनियल को कहती है, हमारी वार्नर म्यूजिक के साथ ये डील हो सकती है। डेनियल कहता है, लेकिन वो लोग वेबसाइट पर पे वॉल चाहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे वेबसाइट के किसी भी सॉन्ग के सामने पे वॉल का ऑप्शन आए। तो दोस्तों, वार्नर म्यूजिक कंपनी ने एक शर्त रखी थी, उनका जो भी म्यूजिक वेबसाइट पर होगा यदि कोई उसे सुनना चाहेगा तो उसे पहले पे करना होगा। और डेनियल इस बात के लिए तैयार नहीं था। डेनियल अपने केबिन में जाकर भी चिल्लाने लगता है कि वो पे वॉल नहीं चाहता। तब एंड्रियास अंदर जाकर डेनियल और मार्टिन के सामने यूजर स्टैटिक बताने लगता है कि लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद आ रहा है, लोग सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक सर्च कर रहे हैं। तब पेट्रा कहती है, ये डाटा रिकॉर्ड कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसके जरिए हम उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तब डेनियल कहता है, लेकिन ये फीचर यूजर के लिए, ना कि म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी के लिए। मैं ये डेटा रिकॉर्ड कंपनी को नहीं देने वाला और ना ही मैं अपनी वेबसाइट पर पे वॉल का यूज करूंगा। पेट्रा कहती है, इसमें बुराई क्या है, लोग बियर के लिए, कैंडी के लिए पे करते हैं तो वो म्यूजिक के लिए भी पे करेंगे। सोचो, म्यूजिक कंपनी को म्यूजिशियन और गाने वाले को पे करना पड़ता है तो वो कैसे करेंगे। डेनियल कहता है, लेकिन ये हमारा विजन है, ना कि किसी और कंपनी का। तब मार्टिन कहता है, डेनियल ये तुम्हारे अकेले का विजन नहीं है, तुम्हारे साथ कई और भी लोग जुड़े हैं। अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार पाए तो हमें ये करना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर डेनियल कहता है, तो ठीक है, अब से सारी रिकॉर्ड कंपनी से नेगोशिएशन मैं करूंगा। इस बात को लेकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेनियल काफी रिजिड था, वो किसी की किसी भी शर्त को नहीं मानने वाला था। तब पेट्रा कहती है, तो ठीक है, फिर मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर पेट्रा वहां से निकलकर वापस लॉ फर्म ज्वाइन कर लेती है। तब पेट्रा का बॉस भी उसे अच्छी तरह से वेलकम करके उसे लॉ फर्म में बोनस के साथ साथ सीनियर पार्टनर बनने का ऑफर देता है। पेट्रा ऑफर को सुनकर कहती है, कल बोर्ड मीटिंग के बाद मैं इसके बारे में बताऊंगी। अब अगले दिन पेट्रा लॉ फर्म की बोर्ड मीटिंग में जाती है जहां पर पहले से ही सभी लोग मौजूद थे। पेट्रा अपना बैग उतारती है तभी उसके गले का नेकलेस टूट जाता है और सारे मोती इधर उधर फैल जाते हैं। पेट्रा कुछ मोतियों को उठा लेती है और मीटिंग शुरू होती है। तब पेट्रा अपने हाथ में रखे उन मोतियों को देखकर कुछ सोचने लगती है और अचानक से पेट्रा बीच मीटिंग से उठकर सीधा स्पॉटिफाई के ऑफिस में जाती है और पेट्रा उन सभी को मोतियों की माला दिखाते हुए कहती है, मान लो कि ये मोती है वो सॉन्ग है और ये पूरी माला है ये सॉन्ग की एल्बम है, लेकिन मुझे इस माला के कुछ मोती पसंद नहीं है। तब मैं दूसरी माला से कुछ मोती निकालकर इस माला में डाल दूंगी, यानी दूसरी एल्बम के सॉन्ग इस एल्बम में डाल दूंगी। इस तरह से देखो हम एक प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, लेकिन ये प्लेलिस्ट जो यूजर काफी घंटे लगाकर बनाता है और इस प्लेलिस्ट को यूजर काफी घंटों तक सुनता है। मान लो कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए यूजर को पे करना पड़े तो। यह सुनकर डेनियल कहता है, तो तुम मुझे वापस ये बताने आई हो कि यूजर गाने सुनने के लिए पे करेगा। पेट्रा कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, स्पॉटिफाई बिल्कुल फ्री होगा। अगर हम सॉन्ग के लिए पे ऑप्शन रखेंगे तो हम इस लड़ाई में पायरेट बे से हार जाएंगे। म्यूजिक सुनने पर स्पॉटिफाई पर कोई भी पे करने का ऑप्शन नहीं आएगा, पर हम लोगों को कुछ ऑप्शन देंगे जिसके लिए हम लोगों से चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि कोई यूजर अपने सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाना चाहता है तो उसके लिए हम उसको चार्ज करेंगे, और यदि यूजर हमारी प्रीमियम सर्विस लेना चाहता है तो वो खुशी खुशी हमें पे करेगा। यानी इससे हमारे यूजर भी बढ़ेंगे और सभी को पे भी नहीं करना पड़ेगा। पेट्रा के इस बिजनेस मॉडल को सभी लोग पसंद करते, पर एंड्रियास को ये पसंद नहीं आता और वो कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन डेनियल पेट्रा के बिजनेस मॉडल को मान जाता है। अब आगे पेट्रा वापस सोनी से डील करने के लिए उनके ऑफिस में जाती है। तब मैक्सिन पेट्रा से मिलकर कहती है, ये हमारे नए लॉयर है, और पेट्रा देखती है कि सोनी का नया लॉयर उसके ही पुराने बॉस टॉम हेडलुसन थे। तब पेट्रा कहती, हाँ मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन केन पार्क को क्या हुआ। मैक्सिन कहती, वो अभी न्यूयॉर्क में है और वो फ्री लॉयर के तौर पर काम करने लगे हैं। पेट्रा अपनी चेयर पर बैठने जाने लगती है तभी टॉम कहता है, हमने आपके एग्रीमेंट के पेपर देखे, आपका ऑफर हमें पसंद नहीं आया और हमारी तरफ से इस डील को ना है। ये सुनकर पेट्रा बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। पेट्रा को अजीब लगता है कि वो नेगोशिएशन के इतने करीब थे और सोनी की तरफ से ना कह दिया गया, इसलिए पेट्रा को इस डील की इनसाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इसलिए पेट्रा सीधे फ्लाइट लेकर केन पार्क के पास जाती है। तब केन कहता है, जिसने भी स्पॉटिफाई बनाया है विश्वास मानो स्पॉटिफाई काफी अच्छा है, लेकिन सोनी म्यूजिक कंपनी स्पॉटिफाई में हिस्सेदारी चाहती है।
उन्हें स्पॉटिफाई की 50% हिस्सेदारी चाहिए। तब पेट्रा कहती है लेकिन डेनियल इसके लिए तैयार नहीं होगा। केन कहता है अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक टीम बन के इस डील को करवा सकते हैं। पेट्रा इस बात के लिए तैयार हो जाती है और केन डेनियल को कॉल करता है और पेट्रा कहती है अभी मैं न्यूयॉर्क में केन के साथ हूँ और सोनी ने हमारे साथ डील करने के लिए स्पॉटिफाई में 50% की हिस्सेदारी मांगी है। केन भी अब हमारे साथ है और हम उनके साथ नेगोशिएशन करके उन्हें 15 से 10% तक ला सकते हैं। डेनियल कहता है लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, हम उन्हें हिस्सेदारी क्यों देने लगे। तब केन कहता है डेनियल वो तुम्हारे सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं और अगर वो लोग तुम्हारे साथ देंगे तो तुम्हारे लिए और रास्ते खुलेंगे, तुम कभी फेल नहीं होने वाले। जिस तरह से तुम्हारे इंटरेस्ट के खिलाफ है उस तरह से ये उनके इंटरेस्ट के भी खिलाफ है। ये सारी बातें सुनकर डेनियल कहता है ठीक है 15% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं देनी है। अब पेट्रा के साथ साथ केन ने भी स्पॉटिफाई ज्वाइन कर लिया था और वो उन कंपनी की ताकत और उनकी कमजोरियों को भी जानता था। इसलिए जब से केन पेट्रा के साथ काम करने लगा तब से उन्होंने जिस भी रिकॉर्ड लेबल कंपनी से एग्रीमेंट करना चाहा उन सभी लोगों ने नेगोशिएट करके एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अब आगे वो स्पॉटिफाई की सक्सेस पार्टी में जाते हैं। सभी लोग पेट्रा को बधाई दे रहे थे कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया। पेट्रा ड्रिंक लेने जाती है तभी एंड्रियास उसे कहता है तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। स्पॉटिफाई कुछ बड़ा कर सकता था लेकिन तुमने उसकी हिस्सेदारी दूसरों को बेच दी। हमने कुछ बहुत अच्छा बनाया था लेकिन तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। यह सुनकर पेट्रा कहती है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन आज नहीं। ऐसा कहकर पेट्रा वहां से निकल जाती है। अब दोस्तों कहानी में हमें आगे एंड्रियास की स्टोरी बताई जाती है। स्पॉटिफाई के लिए काम करने से पहले एंड्रियास एक फैशन डिजाइन कंपनी के लिए काम किया करता था। आगे डेनियल एंड्रियास को एक रेस्टोरेंट में स्पॉटिफाई के प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है ये हमारा स्ट्रीमिंग सिस्टम है जिस पर हम फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करेंगे। इस साइट के अनुसार कोई भी कहीं से भी कोई सा भी म्यूजिक सुन सकता है। ये साइट सबको म्यूजिक का एक्सेस देगी। ये सुनकर एंड्रियास कहता है लेकिन ये काम तो पायरेट वे भी कर रही है। डेनियल कहता है तो चलो स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ तुम पायरेट वे में म्यूजिक कैसे सुन सकते हो। एंड्रियास कहता है ये काफी सिंपल है। सबसे पहले हम पायरेट वे की वेबसाइट पर जाएंगे और जो भी म्यूजिक हमें पसंद है हम उसे सर्च कर लेंगे डाउनलोड करने के लिए। डेनियल कहता है लेकिन सर्च रिजल्ट में तो काफी सारी फाइल आएगी, तुम्हें उन सारी फाइलों को देखकर उनमें से कोई एक चुननी होगी और डाउनलोड ऑप्शन के बाद बहुत चांसेस है कि तुम वायरस को भी डाउनलोड कर लो। उसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें पीसी के किस फोल्डर में अपनी फाइल को सेव करना है और उस फाइल का नाम क्या देना है और इन सारे सॉन्ग्स को सुनने के लिए तुम्हें अपने हार्ड ड्राइव की स्पेस देनी होगी। इतनी प्रोसेस के बाद जाकर तुम अपना मनपसंद सॉन्ग सुनोगे। क्यों ना हम इतनी बड़ी प्रोसेस को बहुत सिंपल बना दे। आगे डेनियल एंड्रियास को उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसने स्पॉटिफाई का ऑफिस खोलने के बारे में सोचा था। आगे डेनियल एंड्रियास को मार्टिन से भी मिलाता है और मार्टिन कहता है तुम्हारा हमारी कंपनी के बोर्ड में स्वागत है, तुम ही हमारी कंपनी के फर्स्ट एम्प्लॉय होंगे और इस कंपनी के सीटीओ भी। तब एंड्रियास बताता है कि उसे इस ऑफिस में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। आगे एंड्रियास बेस्ट कोडर और बेस्ट डिजाइनर को अपनी टीम में रखता है और एंड्रियास की टीम फन करते हुए अपने इस प्रोजेक्ट पर मन लगा के काम करने लगती है। आगे एंड्रियास एक क्लब में था तभी वो लगातार एक बारटेंडर को देख रहा था। तब मार्टिन एंड्रियास को ले जाकर लीजा नाम की उस लड़की से मिलवाता है। लीजा बताती है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। आगे लीजा और एंड्रियास अकेले में बातें कर रहे थे। तब एंड्रियास लीजा को बताता है कि वो लोग एक स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करने वाले हैं। एंड्रियास लीजा को पूरा प्लान बताता है पर लीजा खड़े होकर एंड्रियास को किस करने लगती है। अब आगे एंड्रियास डेनियल को भी अपना वर्क बताता है जो उन्होंने अब तक अचीव किया था। लेकिन डेनियल कहता है सॉन्ग स्लो प्ले हो रहे हैं, ये 500 मिलीसेकंड पर काम कर रही है जो कि मेरे लिए स्लो है। मुझे सॉन्ग पर क्लिक करके 500 मिलीसेकंड का वेट क्यों करना पड़ रहा है, सॉन्ग 0 मिलीसेकंड पर प्ले होना चाहिए। यह सुनकर एंड्रियास मन में सोचता है 0। ये तो डेनियल भी जानता है कि यह इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि जब आप इंटरनेट पर किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो डेटा सर्वर से आप तक पहुंचता है और इसमें कई सारे फैक्टर डेटा को आप तक पहुंचने में टाइम लगाते हैं। यहाँ पर यह बात डिपेंड करती है कि उस डेटा का साइज क्या है, सर्वर पर कितना वर्कलोड है। इन सभी फैक्टर के कारण स्पीड स्लो होती है। लेकिन एंड्रियास की टीम दिन रात एक करके इस टास्क को पूरा करने में लग गई थी। आगे मार्टिन आकर डेनियल को बिल बताते हुए कहता है ये देखो 1 साल की वारंटी और हमें सर्वर का $75,000 पे करना पड़ा। इतना अमाउंट का बिल देखकर डेनियल एंड्रियास को बुलाकर कहता है एंड्रियास अब हम सर्वर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और इसलिए हमें P2P नेटवर्क पर यह बनाना होगा। यह सुनकर एंड्रियास कुछ नहीं बोल पाता और वो डेनियल को देखने लगता है क्योंकि ये उसके लिए एक प्रॉब्लम थी। आगे एंड्रियास हमें समझाने लगता है यदि 2006 के समय में आपको कोई स्ट्रीमिंग सर्विस बनानी है जैसे स्पॉटिफाई तो उस समय आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सर्वर डेटाबेस से सारा डेटा कलेक्ट करके यूजर तक पहुंचाता था
और इस प्रोसेस में काफी कम समय लगता था। सर्वर के कारण यूजर को अच्छी स्पीड मिलती थी, लेकिन सर्वर का ऑप्शन कंपनी को काफी महंगा भी पड़ता था, क्योंकि सर्वर्स को रन करने में काफी इलेक्ट्रिसिटी लगती थी। क्योंकि जब सर्वर रन होते थे तब सर्वर को कूल रखने के लिए फैन का यूज होता था। इसलिए डेनियल ने एंड्रियास को सर्वर का यूज बंद करके ऑप्शन 2 का यूज करने के लिए कहा था, और ये ऑप्शन है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इस ऑप्शन में सर्वर का यूज नहीं होता, बल्कि कई सारे इंटरनेट यूजर रहते जो किसी न किसी कारण से इंटरनेट के जरिए कनेक्ट रहते, और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए जुड़े ये कंप्यूटर एक नेटवर्क तैयार करते हैं, और यही कंप्यूटर पीयर्स कहलाते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे पास सर्वर ही नहीं होगा तो हम डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे। लेकिन P2P ऑप्शन में हर यूजर के पास कुछ डेटा होता है, और वो सभी इंटरनेट के जरिए इस डेटा को एक दूसरे से शेयर करते हैं। सोचिए कि आपको कोई म्यूजिक सुनना है तो आप सबसे पहले उसे अपने पड़ोसी से मांगेंगे, और बहुत चांसेस है कि आपके पड़ोसी के पास भी वो सॉन्ग ना हो, लेकिन आपका पड़ोसी उस सॉन्ग को दूसरे पड़ोसी के पास से मांग सकता है, और वो दूसरा पड़ोसी तीसरे पड़ोसी के पास से मांग सकता है, और जिसके पास भी सॉन्ग मिलेगा वो सॉन्ग वो आपको भेज देगा। और इस तरह से स्पॉटिफाई को महंगे सर्वर पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। डेनियल भी कोडर है और वो भी जानता है कि P2P ऑप्शन में स्पीड अचीव करना काफी मुश्किल है। अब एंड्रियास घर पर जाकर भी इसी काम में जुट जाता है, और उसकी गर्लफ्रेंड लीजा इसी बात को लेकर परेशान होती है, क्योंकि एंड्रियास काम को लेकर परेशान था और वो लीजा को टाइम नहीं दे पा रहा था। अब आगे स्पॉटिफाई के ऑफिस में एक व्हीलचेयर आती है जिस पर लुडविग नाम का वही कोडर बैठा हुआ था। लुडविग को देखकर एंड्रियास भी उसे पहचान जाता है, क्योंकि लुडविग काफी फेमस कोडर था। लुडविग एंड्रियास से मिलता है और डेनियल अपनी टीम से कहता है, दोस्तों ये लुडविग है, जॉब से स्पॉटिफाई के लिए काम करेगा। डेनियल अपने ऑफिस में चला जाता है, तब एंड्रियास उससे कहता है, तुमने मुझे लुडविग के बारे में क्यों नहीं बताया। तब डेनियल कहता है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि P2P ऑप्शन को लुडविग से बेहतर कोई नहीं जानता। हमने लुडविग को यूटोरेंट से खरीदा है, अब हम उनके कोड यूज कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारी टीम का हिस्सा रहेगा, तुम कंपनी के CTO हो। यह सुनकर एंड्रियास कुछ नहीं बोल पाता, पर उसे डर भी था कि लुडविग उसका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। अब आगे एंड्रियास लीजा के साथ था, और लीजा एंड्रियास के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंड्रियास कुछ सोच रहा था। तब एंड्रियास कहता है, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ, तुम सो जाओ। लीजा भी एंड्रियास से रूठ कर सो जाती है। अब आगे एंड्रियास अपनी टीम से डिस्कस करके किसी तरह से P2P ऑप्शन पर वो वेबसाइट जनरेट कर देता है, और एंड्रियास डेनियल को आउटपुट बताने लगता है। डेनियल सॉन्ग स्टार्ट करता है और वो 1-2 सॉन्ग सुनता है। तब डेनियल कहता है, ये तो अभी भी स्लो है। तब एंड्रियास कहता है, हमने 250 मिलीसेकंड की स्पीड अचीव की है, पिछली बार से भी ज्यादा। मानव कान भी यदि किसी बात को 200 मिलीसेकंड से कम समय में सुन लेता है तो कान भी प्रॉपर नहीं समझ पाता कि क्या बोला गया है। तुम हमसे जो करवाना चाहते हो वो इम्पॉसिबल है। तब डेनियल कहता है, एंड्रियास मैंने तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है, और अगर तुम इस प्लेयर को वैसा बिल्ड नहीं कर पाते हो जैसा मैं चाहता हूँ तो यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर एंड्रियास गुस्से से वहाँ से निकलकर रोड के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी एंड्रियास के दोस्त उसे वहाँ पर आकर समझाते हैं, डेनियल हमारा बॉस है, हमें ये बात समझनी होगी। तभी एंड्रियास देखता है कि उसके सामने रोड पर ग्रीन लाइट थी, और रेड लाइट होने वाली थी। उससे पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां से निकल जाती है, और उसके निकलते ही रेड लाइट हो जाती है। यह देखकर डेनियल के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, और वो वापस स्पॉटिफाई के ऑफिस में जाकर अपनी टीम को कुछ समझाते हुए कहता है, हम सभी जानते हैं कि जब सर्वर क्लाइंट को डेटा भेजने लगता है तब वो सड़क पर मौजूद रेड लाइट सिग्नल की तरह काम करता है, पर अब हमें ऐसा नहीं करना है। हमें रेड लाइट की परवाह नहीं करनी है। जैसे ही रेड लाइट होने लगे उससे पहले हमें एक्सेलरेट करना है। देखो, इंटरनेट को बनाया गया है परफेक्ट काम के लिए, इसलिए यहाँ पर हमारा डेटा लॉस नहीं होता। इसलिए डिफेंस के लिए इस रेड लाइट रूल को बनाया गया था ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो। लेकिन एक्सीडेंटली क्रैश होता है तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। यदि हमारे डेटा का कुछ हिस्सा लॉस भी हो जाएगा तो हमें परवाह नहीं करनी है, क्योंकि यदि किसी एक सॉन्ग का छोटा सा हिस्सा गायब भी हो जाएगा तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देने वाला। इसलिए हमें रूल को ब्रेक करके काम करना होगा। आगे एंड्रियास की टीम एंड्रियास के आइडिया पर काम करने लगती है, और काम पूरा होने के बाद एंड्रियास वापस डेनियल को प्लेयर दिखाने ले जाता है। डेनियल वापस 2-3 सॉन्ग सुन के कहता है, ये तो परफेक्ट वर्क कर रहा है, और पूरी टीम खुशी के मारे ताली बजाने लगती है। अब आगे एंड्रियास अपने घर पर जाता है तो वो देखता है लीजा एक लेटर छोड़कर घर से जा चुकी थी। अब आगे एंड्रियास डेनियल को जाकर वेबसाइट का एक नया फीचर बताता है जो उसने ऐड किया था, यानी कौन से आर्टिस्ट को ज्यादा सुना जा रहा है, किस सॉन्ग को कितना पसंद किया जा रहा है। इससे यूजर को हेल्प मिल सकती थी नए सॉन्ग्स को चॉइस करने की। ये सब देखकर डेनियल कहता है, ये तो काफी अच्छा है, और पीछे खड़ी पेट्रा कहती है, हाँ ये बहुत ही परफेक्ट है। इस डेटा को हम रिकॉर्ड कंपनी को देकर उनसे डील कर सकते हैं। तब डेनियल कहता है, ये हमने रिकॉर्ड कंपनी के लिए नहीं बनाया है, ये यूजर के लिए बनाया है। तब वहां खड़ा निकोलस कहता है, डेनियल इस डेटा से रिकॉर्ड कंपनी को बहुत हेल्प मिलेगी। अब हमें डिसाइड करना होगा कि स्पॉटिफाई पर म्यूजिक फ्री रहेगा या हम पे वॉल का ऑप्शन रखेंगे।
तब वहां खड़ा एंड्रियास कहता है पेवॉल पेवॉल स्पॉटिफाई पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि पायरेट बे पर ऑलरेडी फ्री में म्यूजिक मौजूद है। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने एग्री किया था कि स्पॉटिफाई पर फ्री म्यूजिक होगा। पेट्रा कहती है फ्री म्यूजिक ड्रीम हो सकता है लेकिन ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। अब आप सभी लोग मिलकर डिसाइड कीजिए क्या आप यूजर को सब कुछ फ्री देना चाहते हैं या फिर हम मिलकर काम करना बंद कर दे। कोई भी कुछ जवाब नहीं देता। तब पेट्रा कहती है तो हमें मिलकर काम करना बंद करना होगा और ऐसा कहकर पेट्रा वहां से गुस्से से निकल जाती है। तब मार्टिन और निकोलस भी पेट्रा को मनाने उसके पीछे जाते हैं। तब डेनियल एंड्रियास से कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पैसा जल्द खत्म हो जाएगा और हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि पेट्रा हमारे साथ काम करे। अब आगे स्पॉटिफाई की लॉन्चिंग पार्टी थी और एंड्रियास पेट्रा से नाराज था क्योंकि उन्होंने सोनी से डील करके कंपनी की कुछ हिस्सेदारी उन्हें दे दी थी और उसके साथ ही साथ म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी की कई सारी शर्तों को माना गया था। तभी एंड्रियास का एक साथी आकर उससे कहता है तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए। तब एंड्रियास कहता है क्या जानकर खुश हूँ कि डेनियल ने स्पॉटिफाई की 20% हिस्सेदारी म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी को सौंप दी। तभी वहां पर मार्टिन आकर एंड्रियास से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और एंड्रियास और मार्टिन दोनों देखते हैं कि डेनियल काफी खुश था। एंड्रियास कहता है मेरी भी स्पॉटिफाई में तुम दोनों के बाद ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। तब मार्टिन कहता है नहीं तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होगी। जब हमने लुडविक को देखा तो हमने उसे कंपनी का 5% दे दिया। यह सुनकर एंड्रियास को और भी बुरा लगता है कि कंपनी में इतना समय देने के बाद भी उसे कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। इसलिए एंड्रियास वापस लीजा से जाकर मिलता है और वो स्पॉटिफाई कंपनी को छोड़कर लीजा के साथ सिंगापुर निकल जाता है। अब आगे हमें मार्टिन की कहानी बताई जाती है जो कि स्पॉटिफाई का को-फाउंडर था। मार्टिन एक टॉक शो में जाता है अपनी स्टोरी के बारे में लोगों को बताने के लिए। मार्टिन अपनी स्टोरी में लोगों को बताता है कि वो बचपन से काफी शैतान था। जब वो ट्रेड डबलर का फाउंडर बना तब भी वो अपनी टीम के साथ फन किया करता था। एक दिन ऐसे मार्टिन अपनी टीम के साथ फन कर रहा था तभी वहां पर उसका दोस्त फिलिक्स आकर उसे कहता है विडार यहाँ पर आया है स्टॉक एक्सचेंज से मिलने के लिए। मार्टिन देखता है तो वहां पर विडार नाम का आदमी खड़ा हुआ था जो मार्टिन की हरकतों को देख रहा था। आगे विडार मार्टिन से कहता है तुम लोगों ने मुझे आईपीओ के लिए डिस्कस करने के लिए बुलाया था और यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। अगर तुम लोगों को हमारे साथ मिलकर आईपीओ लाना है तो ये सब नहीं चलने वाला। तब वहां खड़ा फिलिक्स कहता है हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। मार्टिन यहाँ पर रोजाना नहीं आता, वो बस यहाँ पर हमारा कंसल्टेंट है। मार्टिन क्या तुम बाहर जाओगे, मैं विडार के साथ इंपॉर्टेंट बातें कर लूं। यह सुनकर मार्टिन का चेहरा उतर गया था और वो चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाता है। मार्टिन ट्रेड डबलर का फाउंडर तो था पर सीरियस ना होने के कारण कंपनी के अधिकतर काम फिलिक्स ही हैंडल किया करता था। तभी एक दिन मार्टिन को अपने ऑफिस में डेनियल दिखाई देता है और आगे डेनियल मार्टिन और फिलिक्स को अपनी वेबसाइट एड वर्डिगो के बारे में बताता है। मार्टिन डेनियल की बातें सुनकर और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर समझ गया था कि डेनियल में जरूर कुछ खास है और वो कुछ बड़ा करेगा। आगे डेनियल उन लोगों को एड वर्डिगो नाम की कंपनी $10 मिलियन में बेच देता है और शाम को डेनियल और मार्टिन दोनों पार्टी कर रहे थे। तभी डेनियल मार्टिन के सामने अपना प्लान रखता है कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, वो सिलिकॉन वैली वालों से कम्पीट करना चाहता है। तब मार्टिन भी उसे कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब एक दिन मार्टिन को रास्ते में डेनियल दिखाई देता है जिसने नई फरारी खरीद ली थी। तब मार्टिन डेनियल के पास जाकर कहता है मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है और वो डेनियल को अपने साथ ले जाता है। मार्टिन डेनियल को एक कसिनो में ले जाता है जहां पर वो रोलेट गेम खेलने लगता है और मार्टिन वहां पर डेनियल से कहता है तो मुझे कुछ आइडिया बताओ जिस पर हम लोग काम कर सके। तब मार्टिन कहता है तो हमें ऐसी कोई चीज बनाते हैं जिस पर लोग फ्री में डाउनलोड कर सके, जैसे कि मूवी हो गया, गेम हो गया, इस टाइप की चीजें लोग आकर डाउनलोड कर सके। मार्टिन कहता है ये तो काफी महंगा पड़ेगा, कुछ और बताओ। ये सुनकर डेनियल कहता है क्या हम म्यूजिक के लिए कुछ बना सकते हैं, और ये सुनकर मार्टिन भी शॉक होकर डेनियल को देखने लगता है और मार्टिन कहता है तो तुमने म्यूजिक ही क्यों चुना। तब डेनियल कहता है क्योंकि म्यूजिक एक लग्जरी है, जिस तरह से लोग खाने और पानी को कंज्यूम करते हैं वैसे ही कई लोग म्यूजिक को भी कंज्यूम करते हैं और दोनों मिलकर स्पॉटिफाई के आइडिया पर काम करने लगते हैं। और मार्टिन टॉक शो में बोलता है सक्सेस होने की सभी जगह एक ही रेसिपी है और वो है ट्रस्ट। इसलिए मार्टिन डेनियल के साथ हर डिसीजन में साथ रहा, उसने उस पर ट्रस्ट दिखाया। आगे मार्टिन निकोलस से मिलता है क्योंकि निकोलस काफी अच्छा नेगोशिएशन कर सकता था। मार्टिन डेनियल को भी निकोलस से मिलाता है। तब निकोलस कहता है मैंने तुम लोगों का काम देखा, क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम इस काम में प्रॉफिट कैसे बनाओगे, क्योंकि तुम लोग कब तक कंपनी का पैसा अपनी जेब से दोगे, कब तक बिल्स पे करोगे। तब मार्टिन कहता है जल्दी हम बड़ी कंपनी बन जाएंगे और उसके बाद हम अपना आईपीओ लॉन्च कर देंगे, हमारे शेयर होल्डर होंगे और फिर हमारे बिल्स हमारे शेयर होल्डर भरा करेंगे और हमारी कंपनी की ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। अब आगे मार्टिन डेनियल को लेकर एक पार्टी में जाता है जहां वो लोग सोफिया से मिलते हैं। सोफिया जो पहले फेसबुक के लिए ऊंची पोस्ट पर काम कर चुकी थी। मार्टिन कहता है हम लोग एक म्यूजिक प्लेयर लॉन्च करना चाहते और हम चाहते तुम हमारे लिए पीआर का काम करो, हम तुम्हें स्पॉटिफाई की ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर बना देंगे। ये बात सुनकर सोफिया तैयार होकर ड्रिंक लेने के लिए जाती है। ये सुनकर मार्टिन कहता है तुमने इसे क्यों रख लिया, हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हमें टेक पर फोकस करना चाहिए और मैं तुम्हें बता दूं जो भी पैसा तुमने दिया था वो खत्म होने वाला है।
तब मॉर्टिन कहता है मैं इन्वेस्टर सर्च कर रहा हूँ, जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। आगे मॉर्टिन ईस्टर नाम की लेडी से गोल्फ कोर्स में मिलता है ताकि वो स्पॉटिफाई में इन्वेस्ट करे, लेकिन ईस्टर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो कहती है शायद मैं 6 महीने बाद इन्वेस्ट करूंगी। इसलिए मॉर्टिन एंटोन नाम के आदमी से मिलता है और एंटोन मॉर्टिन से कहता है तुम आज गोल्फ खेलने के लिए आए हो या मुझे स्पॉटिफाई की पीस देने के लिए आए हो। तब मॉर्टिन कहता है नहीं, मैं तुम्हें पीस देने के लिए नहीं आया हूँ, हमें इन्वेस्टर मिल चुका है। और यही बात मॉर्टिन ईस्टर को भी कहता है कि उन्हें इन्वेस्टर मिल चुका है। अब ईस्टर और एंटोन दोनों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि स्पॉटिफाई के अंदर इन्वेस्ट किसने किया। वो दोनों ही मॉर्टिन से पूछने लगते हैं बताओ इन्वेस्टर कौन है और उसने कितना इन्वेस्ट किया। और मॉर्टिन ईस्टर को कहता है कि एंटोन ने इन्वेस्ट किया है और वो एंटोन को कहता है कि ईस्टर ने इन्वेस्ट किया है। यह सुनकर वो दोनों ही सोचने लगते हैं कि उन्हें भी स्पॉटिफाई में इन्वेस्ट करना चाहिए। तब डेनियल उन लोगों से 20% के लिए $60 मिलियन की मांग करता है। इस बात के लिए एंटोन और ईस्टर दोनों ही तैयार हो जाते हैं। आगे मॉर्टिन डेनियल के साथ था और डेनियल को पता चलता है कि मॉर्टिन ने करेंसी बदल दी है। उसने पहले इन्वेस्टर को डिमांड डॉलर में की थी, पर बाद में उसने बदल के कहा कि उन्हें यूरो चाहिए। यह सुनकर डेनियल मॉर्टिन पर चिल्लाता है तुमने ये क्या पागलपन किया। तब डेनियल कहता है सोचो यदि वो हमें 60 मिलियन यूरो देंगे तो हमारे पास ज्यादा पेमेंट आएगा। तभी मॉर्टिन को एंटोन को कॉल आता है और मॉर्टिन एंटोन से कहता है तो बताओ एंटोन तुमने क्या फैसला लिया, तुम स्पॉटिफाई की हिस्सेदारी चाहते हो या नहीं। और मॉर्टिन फोन नीचे रखकर हंसने लगता है। ये देखकर डेनियल और मॉर्टिन दोनों ही बहुत खुश होते और वो खुशी के मारे कूदने लगते क्योंकि एंटोन उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गया था। अब स्पॉटिफाई को इन्वेस्टर भी मिल चुके थे और स्पॉटिफाई ग्रोथ भी कर रहा था। तभी एक दिन मॉर्टिन और सोफी बात कर रहे थे और उनके पास डेनियल आकर कहता है टेलर स्विफ्ट ने स्पॉटिफाई के खिलाफ बयान दिया है। तब मॉर्टिन कहता है ये सब बकवास है, उस पर ध्यान मत दो। तब सोफिया कहती है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है। आगे वो लोग डिस्कस कर रहे थे तब सोफी कहती है टेलर स्विफ्ट स्पॉटिफाई को छोड़कर एप्पल के साथ जाना चाहती है। डेनियल कहता है क्या तुम्हें पता है इस एक आर्टिस्ट के कारण हमें हर महीने $5 लाख का नुकसान हो रहा है। टेलर सिर्फ स्पॉटिफाई से रेवेन्यू चाहती थी जितनी भी बार उसके सॉन्ग स्पॉटिफाई में प्ले हो, पर मॉर्टिन इस बात के लिए तैयार नहीं था और उसका कहना था यदि हम एक आर्टिस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो सभी आर्टिस्ट इसकी मांग करने लग जाएंगे। डेनियल को एक इन्वेस्टर का कॉल आता है और डेनियल मॉर्टिन से कहता है हमारा एक इन्वेस्टर बोल रहा है कि हमें टेलर स्विफ्ट को जो भी देना पड़े लेकिन किसी भी तरह से टेलर स्विफ्ट को स्पॉटिफाई में वापस लेकर आओ। तब स्टैनली नाम का आदमी मॉर्टिन और डेनियल से टेलर स्विफ्ट की तरफ से बात करने के लिए आता है। तब मॉर्टिन स्टैनली से कहता है हम अपने किसी भी आर्टिस्ट को स्पेशल ऑफर नहीं देते, हम सारे आर्टिस्ट को सेम ट्रीटमेंट देते हैं। तब स्टैनली कहता है तुम्हें पता है ना तुम टेलर स्विफ्ट की बात कर रहे हो, टेलर स्विफ्ट की वजह से तुम्हारी वेबसाइट पर काफी ट्रैफिक आता है और तुम्हें उसको उसका हिस्सा देना चाहिए। तब मॉर्टिन अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहता है तुम्हें पता है यदि स्पॉटिफाई खत्म हो गया तो सभी और पायरेसी होगी, तुम्हारा म्यूजिक चोरी करके सुना जाएगा और उसके बाद तुम्हारे हिस्से में ये आएगा। मॉर्टिन स्टैनली को एक कोरा पेपर देता है। ये देखकर स्टैनली को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुमने मुझे यहाँ पर मजाक करने के लिए बुलाया है, तुम भले टेक में नंबर 1 होंगे लेकिन यदि आर्टिस्ट तुम्हारा प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाएंगे तो फिर तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसा कहकर स्टैनली जाने लगता है। तभी डेनियल उसे रोककर कहता है एक्चुअली मॉर्टिन जो कुछ भी बोल रहा था वो अपने बारे में बोल रहा था, वो कंपनी की तरफ से बात नहीं कर रहा था। और डेनियल मॉर्टिन को कहता है अब इस सिचुएशन को मैं हैंडल करूंगा। आगे डेनियल स्टैनली को लेकर अकेले में बात करने चला जाता है। मॉर्टिन को भी ये काफी बुरा लगता है कि उसका दोस्त उसका साथ नहीं दे रहा था। आगे हमें डेनियल की शादी का सीन बताया जाता है जहां पर मॉर्टिन भी मौजूद था। तभी डेनियल की मां मॉर्टिन से कहती है डेनियल ने तुम्हें अकेले में कुछ बात करने के लिए बुलाया है। मॉर्टिन डेनियल से मिलने के लिए जाता है और डेनियल कहता है मैंने अपनी कंपनी के आईपीओ के बारे में बात की और तुम्हें तो पता है नैस्डैक कितना स्टिक है, वहां पर आईपीओ लाना कितना मुश्किल है। यह सुनकर मॉर्टिन कहता है डेनियल तुम जो भी कहना चाहते हो वो मैं समझ गया, तुम यही सोच रहे हो ना कि आईपीओ लाने से पहले मैं चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दूं। ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों का सफर काफी अच्छा रहा। ऐसा कहकर मॉर्टिन डेनियल के गले लगता है और डेनियल वहां से चला जाता है। मॉर्टिन की हरकतों के कारण आईपीओ लाने के बाद स्पॉटिफाई के स्टॉक में लोग इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए मॉर्टिन को रिजाइन करना पड़ता है। आगे मॉर्टिन सब कुछ भूलकर वापस पार्टी में जाकर नाचने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।